हेलो माय फैन, वेलकम टू शाइन अवध विद ताजी। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 5 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके लघु उत्तरी प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाले क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है? आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित है? बल्कि राष्ट्र जो है उसकी परिभाषा हम लोग को यहाँ पे लिखनी है, लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है कि उसे परिभाषित करना क्यों कठिन है, तो ये लिखना है। और राष्ट्र और राज्य के मध्य क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सरल शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय ही होता है। बल्कि जो राष्ट्र होता है वो एक प्रकार का बड़े स्तर का समुदाय होता है। यह समुदायों से मिलकर बना एक विस्तृत समुदाय है। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। बल्कि जैसे कि एक राष्ट्र जो होता है वो अनेक समुदायों से मिलकर बना रहता है, और जो राष्ट्र के लोग होते हैं उनके मन में, सभी के मन में यही भावना रहती है कि उनके जैसे ही लोग वहाँ पे निवास करें, बल्कि उनके जैसी राजनीतिक सोच हो, उनके जैसा धर्म हो, उनके जैसे भाषा हो, तो वो लोग यही इच्छा रखते हैं हमेशा। आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है, तथा इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आधुनिक युग का एक विशिष्ट लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना करना। अर्थात राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितनी कि राष्ट्रों को राज्यों की होती है। बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि जो राज्य और राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। राज्यों को भी राष्ट्र की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि राष्ट्रों को राज्यों की होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्षेत्रवाद क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्षेत्रवाद का अर्थ अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की उस भावना से है जो व्यक्ति को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देने तथा अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करने हेतु प्रेरित करती है। मतलब इससे बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ पर रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उसको उस क्षेत्र से उसे उतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वह किसी अन्य क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं देता है। वह सिर्फ अपने ही क्षेत्र के बारे में सोचता रहता है, उसे ही प्राथमिकता देता है तथा अन्य क्षेत्रों की अवहेलना करता है। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। मतलब कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, इसलिए भारत में क्षेत्रवाद बहुत जगह पे देखा जाता है। आई होप आप लोगों को क्षेत्रवाद समझ में आ गया होगा, जैसे कि अपने क्षेत्र के प्रति लगाव तथा दूसरे क्षेत्र की तुलना में अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो चलिए देख लेते हैं। सामान्य भाषा में सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। बल्कि धार्मिक पहचान पर जो आधारित जो उग्रवाद किया जाता है वही सांप्रदायिकता का अर्थ होता है। तो अब आप लोग सोचेंगे उग्रवाद क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उग्रवाद स्वयं में एक ऐसी अभिव्यक्ति है या फिर एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध या विरोधी समझती है। बल्कि उग्रवाद से तात्पर्य उस चीज़ से है, जैसे कि आप किसी जगह पे रहते हैं, आप किसी प्लेस पे रहते हैं, तो आप उसी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बल्कि जो दूसरे राज्य हैं या फिर दूसरे जो जगह हैं, दूसरी जो प्लेसेस हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उन्हें आप निम्न मानते हैं या फिर उनको अवैध मानते हैं। तो ये होता है उग्रवाद। तो यही सांप्रदायिकता क्या होती है? धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। तो ये होती है सांप्रदायिकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था और इससे क्या तात्पर्य है? बल्कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 में यह लागू हुआ था। बल्कि यह पारित कब हुआ था? 15 जून 2005 में पारित हुआ था और लागू कब से हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। अब ये था क्या सूचना का अधिकार? तो चलिए देख लेते हैं। यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर जो सूचना का अधिकार है हम लोग के पास है, तो इसके माध्यम से हम लोग कुछ भी जो सरकार में
जो भी राजनीति में क्रियाकलाप चल रहे हैं, जो भी नीतियाँ आ रही हैं, उनके बारे में हम लोग वहाँ जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें भी कोई रोक नहीं सकता है। हमारी इच्छा हो रही है कि हमें इस नीति के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ जाके अपनी जो भी आपको वहाँ पे जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार है, ये हमारा सूचना का अधिकार RTI के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।